पर वक्त है प्राइम टाइम का। प्राइम टाइम में आज बात करेंगे प्रदेश और देश की सियासत की, इसके साथ ही बात होगी पड़ोसी मुल्क की भी। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की दिन भर की सुर्खियों पर। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद के अंदर का सर्वे का काम शुरू। वजू खाने को छोड़कर मस्जिद के अंदर होगा सर्वे। राहुल की लोकसभा सदस्यता बहाली का इंतजार, स्पीकर के पास नहीं पहुंची ऑर्डर की कॉपी। सोमवार को राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली सर्विस बिल, विपक्षी एकजुटता की होगी परीक्षा। हरियाणा नूह हिंसा में 100 से ज्यादा एफआईआर हुई दर्ज, अब तक 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां। इंटरनेट पर फिलहाल पाबंदी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशाखाना मामले में दोषी करार, 3 साल की मिली सजा, 1 लाख का लगा जुर्माना। और आइए अब कुछ खबरों पर विस्तार से करते हैं बात। प्रदेश की खबर में बात सबसे पहले मेवात नूह घटना से जुड़ी, जहां अवैध निर्माण पर प्रशासन बुलडोजर चला रहा है। नल्हार मेडिकल कॉलेज के सामने 2.6 एकड़ जमीन से अवैध निर्माण हटाया गया है। उसके पास 45 से ज्यादा अवैध निर्माण गिराए गए हैं। 13 से 15 अस्थायी अवैध स्ट्रक्चर्स को भी गिराया गया है। हालांकि इन स्ट्रक्चर्स के मालिकों को नोटिस पहले ही दिया जा चुका था। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा में कुछ स्ट्रक्चर्स के मालिकों का भी हाथ था, वो शामिल थे। एसडीएम अश्विनी कुमार की तरफ से ऐसा कहा गया है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हिंसा के पीछे एक बड़ा गेम प्लान था। गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि लोग मंदिरों के बगल में पहाड़ियों पर चढ़े, हाथों में लाठियां भी थीं। ये सब उचित योजना के बिना संभव नहीं है। लोगों के पास हथियार कहां से आए, इस बात की हम गहराई से जांच करेंगे। अनिल विज ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बारे में कहा। उन पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए जाने जाते हैं। वे सभी गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। उनका कहना था कि राजस्थान के सीएम का यहाँ पर आना जरूरी था, उन्हें यहाँ आना चाहिए था और मोनू मानेसर को गिरफ्तार करना चाहिए था। हमने कभी किसी को नहीं रोका है। हरियाणा पुलिस भी तो अपराधियों को पकड़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाती है। सभी एक दूसरे को सहयोग करते हैं और हम भी सहयोग कर रहे हैं। हिंसा की जांच को लेकर अनिल विज का कहना है कि बिना पूरी जांच के हम जल्द किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। स्थिति के सुधार होने के बाद इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल कर दी जाएंगी। यहां आपको ये भी बता दूं कि नूह मेवात घटना के बाद बजरंग दल ने जाट समाज से समर्थन मांगा था, जिसे लेकर लगातार जाट किसानों की तरफ से, जाट समाज के जो प्रतिष्ठित शख्सियत हैं उनकी तरफ से बयान आए हैं कि हम गलत का समर्थन नहीं करेंगे। यानी साफ तौर पर ना है। जाट समाज ने बजरंग दल को सीधी दो टूक ना कह दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सियासत की। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होगा। कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसका विधिवत निर्णय हरियाणा विधानसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। इस सत्र की अवधि 3 दिन की रहने की उम्मीद है और मानसून सत्र हंगामेदार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नूह हिंसा को लेकर विपक्ष सरकार पर हावी हो सकता है, हमलावर रह सकता है, तो वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा इस दौरान बनेगी। उसके बाद बाढ़ के चलते जो हालात प्रदेश ने झेले हैं वो मुद्दा भी विपक्ष की तरफ से सदन में उठाया जाएगा। विपक्ष बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग भी कर रहा है, तो सीईटी समेत नौकरियों के मुद्दे भी विपक्ष के लिए सरकार को घेरने के लिए यहाँ उठते दिखाई देंगे। अब देखना होगा कि मानसून सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री तीनों किस तैयारी के साथ आते हैं और विपक्ष के इन गर्म सवालों को अपने जवाबों से कैसे ठंडा करते हैं। अब भले ही सरकार विधानसभा सत्र की तैयारी करे ना करे, लेकिन आने वाले चुनाव की तैयारियों में वो जी जान से जुटी हुई है। तभी तो लोक लुभावनी घोषणाएं लगातार की जा रही हैं, अधिकारियों पर एक्शन लिए जा रहे हैं। आज प्रदेश के बिजली मंत्री ने कड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओ को चार्जशीट और जेई को सस्पेंड करने का आदेश दिया। दरअसल बिजली मंत्री रणजीत चौटाला हिसार में जन समस्याएं सुन रहे थे, तो वहीं बंगाली गांव के लोगों ने लाइनमैन के गांव में न रहने की शिकायत की। इस बात पर मंत्री जी ने एसडीओ को जांच करने के आदेश दिए और कहा, लाइनमैन को यहीं बुलाओ और लाइनमैन को आज ही बदल दो। अगली बार शिकायत आई तो चार्जशीट दे दूंगा।
एक तरफ मंत्री जी ने जनता की समस्या सुनकर तत्काल उस पर एक्शन लिया है, तो वहीं सीएम साहब ने भी एक अहम फैसला लिया है। फैसला क्या है? तो फैसला ये है कि हरियाणा सरकार ने युद्ध में हताहत होने वाले सैनिक के परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली सहायता और नौकरी के फैसले की नीति में बदलाव किया है। प्रदेश सरकार का कहना है कि अब रक्षा अधिकारियों, गृह मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के सदस्य के किसी भी ऑपरेशन में हताहत होने पर, यानी जख्मी होने पर या कोई अंग चोटिल या खत्म हो जाने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा आधारित नौकरियां दी जाएंगी सरकार की तरफ से। आपको बता दें कि अभी तक यह नीति युद्ध से हताहत होने वाले सैनिकों के परिवार के सदस्यों पर ही लागू होती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया है कि किसी भी ऑपरेशन या युद्ध के दौरान आईईडी विस्फोट, आतंकवादी घटना, उपद्रवियों का या उग्रवादियों का हमला, सीमा पर झड़प, हवाई दुर्घटना, प्राकृतिक आपदाओं में असाधारण साहस प्रदर्शन करने के दौरान बलिदान देने वाले सैनिकों के परिजनों को अनुकंपा आधारित नौकरियां दी जाएंगी। तो वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी युवाओं को एविएशन सेक्टर में करियर बनाने के लिए बड़ी तैयारी की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल की तर्ज पर एविएशन बॉन्ड की पॉलिसी तैयार करने की हम समीक्षा कर रहे हैं। इसमें बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई खर्चा नहीं करना होगा, बैंक ही सारा खर्चा उठाएगी और सैलरी से पढ़ाई का खर्चा बाद में काटा जाएगा। जल्दी ही पूरी पॉलिसी तैयार हो जाएगी। एविएशन सेक्टर में युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ये पॉलिसी ला रही है। इसमें सरकार गारंटर के तौर पर काम करेगी ताकि किसी को भी लोन यानी ऋण लेने में कोई परेशानी ना हो। प्रदेश के साथ साथ बीजेपी की तैयारी देश में भी हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक तरफ विपक्षी दल बड़े गठबंधन इंडिया के साथ एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ पार्टी अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए 38 राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ मिलकर एनडीए को मजबूत बनाने में लगी है। आजकल पीएम मोदी एनडीए सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें जीत के मंत्र बता रहे हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी ब्रिज क्षेत्र, पूर्वी अवध क्षेत्र, पश्चिमी बंगाल, दक्षिणी राज्यों में बिहार, ओडिशा, झारखंड के सांसदों से उन्होंने मुलाकात की है। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि वे अपने क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें और सरकार की योजनाओं, उनकी उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएं। न केवल राम मंदिर से, न सिर्फ आर्टिकल 370 से जीत हासिल होगी, बल्कि हमें लोगों की भावनाओं को भी समझना होगा। हमें उन योजनाओं को लोगों को बताना होगा जो हम उनकी भलाई के लिए लेकर आए हैं। बिहार के लोगों के लिए पीएम मोदी ने कहा कि वहाँ के सांसदों को जातिगत भेदभाव से ऊपर उठने की ज़रूरत है। वहाँ जो गरीबी है उसको लेकर जो योजनाएं सरकार ने बनाई हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना होगा। एक और अहम बात जो पीएम मोदी ने अपने सांसदों से कही, विपक्षी गठबंधन इंडिया शब्द का इस्तेमाल बंद करने के लिए तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये खुद साफ कर दिया कि वो भी इसे पसंद नहीं करते। खबरें ऐसी भी हैं कि पीएम मोदी ने एक संदेश ये दिया है कि माइक से दूरी बनाकर रखें, यानी कह सकते हैं कि 2014 के बाद से बीजेपी इस बात को अच्छे से समझ गई है कि माइक से नज़दीकी नेताओं को भारी पड़ सकती है, क्योंकि उस चुनाव में भी उनकी खास बात यही दिखी थी बीजेपी नेताओं की कि बीजेपी के मंत्री हुए, सांसद हुए, इन्होंने मीडिया से खास तौर पर उस वक्त दूरी बनाकर रखी थी, दूर रहते थे माइक से। और पीएम मोदी ने इस बार भी यही नसीहत दी है कि अपनी जुबान पर नियंत्रण रखें, मीडिया को अनावश्यक बाइट देने से बचें। मोदी ने पूर्वी यूपी के सांसदों से हर संसदीय क्षेत्र में तत्काल कॉल सेंटर बनाने के लिए भी कहा, ताकि जब भी लोगों को मदद की ज़रूरत हो तो इसके ज़रिए किसी समय भी लोग अपनी शिकायत या समस्या यहाँ पर कर सकते हैं। पीएम मोदी ने इसे संसद संवाद नाम दिया है, यानी पीएम के विधायक, सांसद, मंत्री मीडिया से बात करें न करें, आम आदमी से मंत्रणा जरूर करेंगे, क्योंकि वोट तो वहीं से आना है। चलिए प्राइम टाइम में आखिर में बात कर लेते हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, क्योंकि ये खबर जो है वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। ट्रायल कोर्ट ने दोषाखाना भ्रष्टाचार मामले में उन्हें 3 साल की सज़ा सुना दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका खारिज की थी।
पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। तो अब 70 साल की उम्र में इमरान खान के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। 3 साल की सज़ा के साथ उन पर 1 लाख का जुर्माना लगा है और राजनीतिक करियर पर तो जैसे संकट मंडरा रहा है, क्योंकि अगले 5 साल तक इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सकते। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले साल 21 अक्टूबर को पूर्व प्रधानमंत्री को तोशाखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने मामले में पीटीआई प्रमुख को दोषी ठहराया था। आपको बता दें कि पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जहां दूसरे सरकारी प्रमुख विदेशी हस्तियों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों के दिए गए जो गिफ्ट्स होते हैं उन्हें रखा जाता है। इमरान खान पर प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाना में रखे गए ऐसे ही उपहारों को कम दाम पर खरीदने फिर उन्हें बेचकर मुनाफा कमाने का आरोप है। साल 2018 में जब इमरान खान देश के पीएम के तौर पर विदेश यात्राएं कर रहे थे, तब उन्हें कई बार कीमती तोहफे मिले थे, जिनमें कई तोहफे तो उन्होंने बताए ही नहीं और कईयों को कम दाम पर खरीदकर मोटी कीमत में बाहर बेच दिया। नतीजा दोष साबित हो गए। अब 3 साल की जेल, 1 लाख का जुर्माना और 5 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। आज के प्राइम टाइम में दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात उन मुद्दों के साथ जो रखते हैं आपसे सरोकार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।